हेलो एवरीबॉडी। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक टर्म लोन का अगर हम लोग बनाते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों को किस तरह से मूव करना चाहिए। एक एक हर एक पार्ट को हम लोग धीरे धीरे मूव करेंगे तो एक एक पार्ट को डील करते हुए तो आसानी से एक टर्म लोन का पेपर बन जाएगा, जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है इनकेस अगर हम लोग एक पैटर्न फॉलो ना करें। तो हम लोग उस पैटर्न को लेते हुए आगे चलेंगे और उसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे ऊपर में अभी हम लोग क्या करें कि ये एक सपोज़ करो एक डेटा कलेक्टर है और स्टार्टिंग का जो पॉइंट्स है डेटा कलेक्टर का उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। वो नॉर्मल सा डिटेल है जो मैंने आपके लिए येलो करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ जो स्पेशली टर्म लोन के रिक्वायरमेंट पे आता है हमारा, उसमें हम लोग डायरेक्ट जंप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूछेंगे कि इंटरेस्ट रेट, ट्राई करेंगे कि बैंक से डायरेक्ट हम लोग पूछें कि इंटरेस्ट रेट किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन दिया जा रहा है, बिकॉज उसके कारण उसके हिसाब से ही हम लोग एक ईएमआई शीट बनाएंगे जिसमें इंटरेस्ट रेट का हमारे पास काम होगा। आगे चल के मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसमें हम लोगों ने सारा चीज़ डील आउट किया हुआ है और उसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से एक इंटरेस्ट रेट लेके आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टर्म लोन अमाउंट, टोटल जो टर्म लोन हम लोग ले रहे हैं उसका टोटल अमाउंट कितना है। अच्छा, उसके बाद क्या है, पीरियड ऑफ लोन एंड नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट। पीरियड ऑफ लोन और नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट क्या हुआ कि सपोज़ करो एक लोन है जिसको हम लोगों ने 5 सालों के लिए दिया, तो टोटल अगर और हर महीने का अगर रिपेमेंट हो रहा है तो जो टोटल नंबर ऑफ पीरियड, टोटल पीरियड जो हो गया वो 60 मंथ्स का हो गया। बट हो सकता है कि उसमें से 3 महीने का मॉरेटोरियम हो, यानी 3 महीने तक लोन नहीं देना है। तो नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट 60, दैट मीन्स 60 मंथ्स था, 60 माइनस 3 मंथ्स अगर मॉरेटोरियम हो रहा है तो 57 नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स होगा। तो इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग तरीके से अलग अलग लिखा है कि पीरियड ऑफ लोन जो होता है वो टोटल पीरियड फ्रॉम द लोन टिल जब लोन स्टार्ट हुआ टिल जब लोन एंड हो रहा है। बट नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट होता है कि जितना नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट हम लोग दे रहे हैं, और वो डिफरेंस होता है मॉरेटोरियम पीरियड के कारण ओनली, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्लाइंट से अदर लोन डिटेल के बारे में पूछ लोगे कि क्या क्या लोन डिटेल है। अच्छा, राइट नाउ हम लोग अभी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखेंगे वो हम लोग अभी एक ऐसे बिज़नेस का देख रहे हैं जो रसगुल्ला, पेड़ा, पनीर वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड किए थे, दैट इज़ उन्होंने अपने कुछ प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख रहे थे। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग वैल्यूएशन कराना होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड जो होती है तो उसे वैल्यूएशन कराना होता है। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट मैंने लिखा पड़ा है, बिकॉज ये वैल्यूएशन रिपोर्ट में जितना वैल्यू होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली हमें लोन मिलता है। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट मिला है कि नहीं वो एक बार देख लोगे, बिकॉज वहाँ से भी लोन अमाउंट डिसाइड होगा कि कितना लोन मिला है। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम लोगों का आता है, जो बेस डॉक्यूमेंट होता है वो होता है कोटेशन एंड ब्रोचर्स। कोटेशन एंड ब्रोचर्स, कोटेशन मेनली ब्रोचर्स तो से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गए, मेनली कोटेशन के हिसाब से ही हम लोग लोन का रिक्वायरमेंट तय करते हैं कि जो क्लाइंट है, जो बोरोवर है, उन्हें कितना लोन का ज़रूरत है। तो क्लाइंट से कोटेशन मांगा जाता है कि आपको कौन कौन सा एसेट की ज़रूरत है, उसका कोटेशन अपने जिससे आप परचेज़ करना चाहते हैं उनसे आप मांगिए, ठीक है। एंड को बोरोवर गारंटर, ये फिर एक जनरल डिटेल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, एसेट डिटेल। एसेट डिटेल में क्या है कि फिक्स एसेट डिटेल फ्रॉम द कोटेशन, अगेन फ्रॉम द कोटेशन, क्योंकि कोटेशन से ही सारी डिटेल आएगी। वो एसेट का डिटेल हम लोगों को लिख लेना है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैसा है, मैं हम लोगों ने बनाया है। अच्छा, एनी एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट, ये एक इंपॉर्टेंट है। सपोज़ करो कोटेशन में तो हम लोग जो एसेट परचेज करने वाले हैं, बट क्लाइंट के पास कुछ पैसे होंगे, उससे उन्होंने एग्जिस्टिंग कुछ एसेट उन्होंने खरीदे होंगे, या उनके पास पहले से कुछ एग्जिस्टिंग एसेट होंगे जो वो उस बिज़नेस में लगाने जा रहे हैं, तो उसका डिटेल लेना होगा, ठीक है। अच्छा, साइट डेवलपमेंट कॉस्ट, आप सिर्फ एसेट तो लगेंगे नहीं, वो एरिया भी डेवलप करना होगा। सपोज़ करो वहाँ पे कुछ छोटा सा शेड बनाना होगा या छोटा सा एक फैक्ट्री बनाना होगा, तो साइट डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग का कॉस्ट क्या है। प्रिलिमिनरी कॉस्ट यानी बिफोर ओपनिंग ऑफ द बिज़नेस को जो जो कॉस्ट लग रहे हैं, जैसे लाइसेंसिंग कॉस्ट अगर वैसा कुछ है तो वो पता करना होगा। तो ये सारी डिटेल जो है क्लाइंट से हमें पूछनी होती है। उसके बाद एक जनरेटर रिक्वायरमेंट, की जनरेटर का रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं, क्या है जनरेटर। तो एक ओवरऑल सारे क्लाइंट से डिटेल पूछना होगा। आप आगे जब देखोगे तो हम लोगों ने सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो वो आपको समझ में आएगा कि कितने डेप्थ में जाके चीज़ें पूछनी है। अच्छा, ये तो हो गया एसेट का डिटेल। अब हम लोग आते हैं वर्किंग कैपिटल को निकालने के लिए। हम लोगों को ना प्रोडक्शन का प्रोसेस समझना होगा। प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे
प्रोडक्ट फाइनली बनता है तो उसके लिए जो सेल वैल्यू है हमारा, तो सेल वैल्यू कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, क्या उसके बाद फिर परचेज़ वैल्यू क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है, क्या रॉ मटेरियल लग रहा है, तो वो सारी जानकारियाँ हम लोग यहाँ पे क्लाइंट से लेते हैं। मैन पावर कितना लग रहा है, शिफ्ट बेसिस में बन रहा है तो कितना नंबर ऑफ़ शिफ्ट होता है मंथ में, बैच बेसिस बन रहा है तो बैच में किस हिसाब से अगर बनता है तो बैच, जैसे अगर आप सपोज़ करो कि ब्रिक्स अगर तैयार होता है, लाल ईटा जो होता है वो बैच में तैयार होता है तो हमें बैच बेसिस में मूवमेंट करना होता है। बट अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आपका मिठाई की दुकान जो रसगुल्ला, मिठाई, पनीर ये सब बना रहा है, तो यहाँ पे बैच बेसिस नहीं होते, यहाँ पे आपका आपका प्रोडक्शन बेसिस होता है कि यहाँ पे प्रोडक्शन होते रहता है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन बेसिस होता है, बैच बेसिस नहीं हो रहा है। तो हमें उस हिसाब से फिर क्लाइंट से डिटेल लेना होता है और उस हिसाब से फिर हमें वहाँ पे ड्राफ्टिंग भी करना होता है। ठीक है। फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, अब क्या है कि सपोज़ करो कि आपका जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में आपका इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा डिमांड है। सपोज़ करो कोई आपका माइक्रोनी बन रहा है या पास्ता बन रहा है, तो वहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है बहुत ज़्यादा होता है उस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो उसके बारे में पता करना है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कितना लगेगा, क्योंकि क्लाइंट को इसके बारे में आइडिया होता है अगर वो यहाँ तक पहुँचा है तो। ठीक है। और नहीं अगर उन्हें पता होगा तो वो पता करेंगे इन दैट केस, बिकॉज ये हम लोगों को बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, अदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इफ़ एनी, उनसे वो बताएंगे अगर कोई अगर है तो। ठीक है। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट के बारे में फिर हम लोगों ने अदर डिटेल्स में पूछा है। ठीक है। ट्रायल रन, अगर ट्रायल रन है, ट्रायल रन क्या होता है कि हम लोग मान लो सपोज़ करो कि फैक्ट्री तो बैठा लिए हैं बट अभी फाइनल प्रोडक्शन करने से पहले एक ट्रायल रन चला रहे हैं कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो निकल रहा है वो सही तरीके से निकल रहा है कि नहीं, तो उसका जो कॉस्टिंग अगर आता है तो वो भी हम लोगों को पता करना होता है और वो कैपिटलाइज्ड हो जाता है जनरली, तो उसका कॉस्टिंग। उसके बाद एनुअल सेल्स एस्टिमेशन, हमारा जो प्रोडक्ट है, जो जैसे सपोज़ करो हमारा यहाँ इस केस में पनीर है, रसगुल्ला है, घी है, तो उन क्लाइंट से पूछना होगा कि पर डे बेसिस में हम लोग कितना सेल कर ले रहे हैं उसका एक रिक्वायरमेंट हम लोग उस हिसाब से पूछ के हम लोग एक शीट तैयार कर लेते हैं। अच्छा, सेल एंड परचेज प्राइस कैलकुलेशन वो करना होता है हम लोगों को, और एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक टर्नओवर पीरियड एंड जीपी। ठीक है। जीपी रेशियो, तो मतलब कि कितना परसेंटेज उनको मुनाफा हो सकता है, तो वो उनसे पूछ लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अदर ओवरहेड कुछ कॉस्टिंग होगा, जैसे अकाउंटेंट का, प्यून का, सिक्योरिटी गार्ड का, तो उसके बारे में पूछ लेंगे। तो ये हम लोग क्या हुआ कि एक पूरा जनरल डिटेल जो होता है हम लोग क्लाइंट से यहाँ पे ले लिए। अच्छा, बिफोर जंपिंग टू द फाइनेंशियल पार्ट हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देख ले रहे हैं। ठीक है। मिनिमम ओनर कंट्रीब्यूशन, ये क्या होता है, बैंक क्या बोलती है कि आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आप 25% मिनिमम, नॉट एट मोस्ट, मिनिमम आप 25% अपना पैसा लगाओ। हम बैंक है, हम आपको 75% तक कंट्रीब्यूट करने के लिए एज ए लोन तैयार है। कंट्रीब्यूट मतलब लोन, तो बैंक जो है 75% तक लोन देने को तैयार होती है, और जो बोरोवर होते हैं, जो ओनर होते हैं, उन्हें बोलती है कि आप 25% तक लगाओ। तो हमारे एग्जांपल में क्लाइंट को जो 4 लाख का सीसी लोन का ज़रूरत था और 11 लाख का टर्म लोन का ज़रूरत था। ठीक है। तो सीसी लोन जनरली वर्किंग कैपिटल फुलफिलमेंट के लिए मिलता है और 11 लाख का उनको एसेट के लिए ज़रूरत था। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम क्लाइंट को आपका 5,33,333 रुपया टोटल आपका लगाना होगा, जिसमें से 1,33,333 रुपया उसका खुद को कंट्रीब्यूट करना होगा। यानी टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका मिनिमम 5,33,000 होना होगा, तब जाके 4 लाख रुपया इनको मिलेगा, और उसमें से 1,33,333 रुपया इनका खुद का कंट्रीब्यूट होगा। अगर आप देखोगे, ये देखो मैं डिवाइडेड बाई 75% किया हूँ, 75.75 किया हूँ, तो टोटल आपका कॉस्टिंग निकल गया कि इतना वर्किंग कैपिटल, सॉरी कॉस्टिंग बोल रहा हूँ, टोटल इतना वर्किंग कैपिटल इसमें ज़रूरत है। ठीक है। उसी तरह अगर आप एसेट में देखोगे तो मिनिमम 11 लाख अगर ये लगा रहे तो मिनिमम इनको अपना कंट्रीब्यूशन लगाना होगा 3,66,000। तो ये अगर 11 लाख अगर ये मांग रहे हैं तो इनको अपना मिनिमम 3,66,000 लगेगा, और टोटल आपका इस हिसाब से जो एसेट होना चाहिए उस हिसाब से मिनिमम हो जाएगा 14,667। ठीक है।
इन 14,66,667 रुपीज़। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया, ये एक रूल हो गया जो मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, अब हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जंप कर रहे हैं। इसके बाद क्या है कि हम लोगों को लोन के बारे में पता रहता है कि क्लाइंट बताते हैं कि हम लोगों को इतना लोन का ज़रूरत है, तो हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं ईएमआई शीट में। हमारे पास एक ईएमआई शीट है, 11 लाख का इनका टर्म लोन का रिक्वायरमेंट था, जिसमें से इंटरेस्ट 7% था, 84 पीरियड था इनका। ठीक है, यानी नंबर ऑफ पीरियड आपका 84 का था और मॉरेटोरियम आपका 3 मंथ्स का था। इस हिसाब से जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने आपका ईएमआई निकाल लिया। ये ईएमआई को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सजाते हैं, बिकॉज यहाँ पे सजा के नहीं रखा हुआ है। तो हम लोग जब फाइनेंशियल्स बनाते हैं, अगर आप इस ईएमआई शीट में आओगे तो आप देखोगे क्या हुआ कि हम लोगों ने इसको पर ईयर बेसिस में तोड़ लिया। ठीक है, पर ईयर बेसिस में तोड़ने से क्या हुआ कि हम लोगों को ईएमआई अमाउंट, ठीक है, टोटल प्रिंसिपल रिपेमेंट, टोटल इंटरेस्ट, ये हम लोगों का बाइफर्केटेड यहाँ पे हो गया। ठीक है, अच्छा, ये आप बोलोगे कि यहाँ पर आपका तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस हिसाब से रीड्राफ्ट कर लेंगे ताकि देखने में थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो, बिकॉज प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग जितना वैल्यू है और सबको ईयरली स्पेसिफिक में हम लोग यहाँ पे ड्राफ्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ एग्जैक्टली कि हम लोगों को पर ईयर बेसिस में कितना कितना प्रिंसिपल रिपेमेंट हो रहा है, कितना कितना इंटरेस्ट हो रहा है, ये हमें समझ में आ जाता है। अच्छा, सपोज़ करो कि अगर अभी अगस्त का महीना ख़त्म हो चुका है, ठीक है, और अब हम लोगों को लोन मिला जा रहा है, तो लोन जो फर्स्ट उस ईयर में, जिस ईयर में लोन मिल रहा है, उस ईयर में जो लोन अगर रिपेमेंट होगा तो वो कितने महीने होगा, अगर अगस्त में मिला है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 7 महीना। तो 7 महीने का ही यहाँ पे रिपेमेंट आएगा, तो फर्स्ट ईयर यानी 7 ईयर ही कैलकुलेट होगा। बट अभी जो ये प्रोजेक्ट बना था वो आपका अप्रैल में बना था, तो इसलिए यहाँ पे 12 मंथ्स का पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोगों का 4 अगर बोलूँ 4 बैक एंड पेपर है और बाद बाकी फ्रंट एंड पेपर है। बैक एंड पेपर और फ्रंट एंड पेपर क्या कि जिसमें हम लोगों का वर्किंग होता है उसको हम लोग बैक एंड पेपर बोल रहे हैं, और उसमें हम लोग बी लिखा हुआ है। तो एक तो ईएमआई का शीट है जिसको हम लोग बैक एंड पेपर बोल सकते हैं, ये जो हम लोगों ने दिखाया था, और इसका ज़रूरत नहीं है। और बाद बाकी जिसमें देखो बैलेंस शीट बी, फिक्स एसेट बी और एनुअल सेल्स बी लिखा हुआ है, इसको हम लोग बैक एंड पेपर बोल रहे हैं, यानी वर्किंग इसी में होगा और बाद बाकी सारे जगह में इसी का डाटा अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आपका फिक्स एसेट की सीट में। फिक्स एसेट की सीट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लाइंट से जो हम लोगों ने कोटेशन मांगा कि मुझे कोटेशन दो ताकि मैं आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाऊँ, तो वो जितने भी कोटेशन मिले हैं हम लोगों ने यहाँ पे सबको नोट किया है विद द वैल्यूज़। ठीक है, तो ये पता चला कि 897,980 का फिगर आया। ठीक है, अच्छा, फिर साइट डेवलपमेंट कॉस्ट हमारा आ गया, जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, फर्नीचर फिक्सचर है, इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन है, तो ये आपका आ गया 657,576। और इनके पास अर्लियर एसेट भी था, तो मैंने डिटेल शीट में बताया था कि अगर अर्लियर एसेट है तो उसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग डिटेल में लिखेंगे, बिकॉज दोज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल फिक्स एसेट हमारे पास जो जाएगा वो हो गया 35,65,574। ओके, अब क्या है, अच्छा, प्रीलिमिनरी प्री ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है कि लाइसेंसिंग कॉस्टिंग वगैरह अगर जो लग रहा है तो ये फिगर हम लोग यहाँ पे लिख लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कि हम लोग एसेट पार्ट को बना रहे हैं ताकि एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो, क्योंकि वहाँ से ही फिर डिप्रिसिएशन आएगा, वहाँ से ही फिर लोन का अमाउंट सब जनरेट होगा कि कितना कितना लोन हमें चाहिए। ओके, तो इस हिसाब से टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या हो गया, ये आप देखोगे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया ये एसेट, दिस फिगर प्लस अर्लियर एसेट का फिगर, ठीक है, एग्जिस्टिंग एसेट का फिगर, यानी 35,65,574 ये एसेट में चाहिए। अच्छा, उसके बाद 5,40,000 मुझे वर्किंग कैपिटल में ज़रूरत होगा और 44,444 का फिगर हमें प्रिलिमिनरी और प्री ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में ज़रूरत होगा। तो यानी मेरा टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया वो हो गया 4150 का फिगर। ठीक है, अच्छा,
4150 का फिगर हो गया। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था, ये देखो मैंने डिटेल शीट में भी लिख दिया था, सेम चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसमें आप देख में क्या होता है, एक चीज़ मैंने वहाँ पे बताना आपको भूल गया कि जो 75% आपको बैंक एज ए लोन देगी और 25% आपको खुद का लगाना होगा, वो हर टाइप के लोन के अगेंस्ट में इंडिविजुअली एप्लीकेबल है, जॉइंटली एप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्या कि 4 लाख के केस में अलग देखा जाएगा और 11 लाख के केस में अलग देखा जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये 5,40,000 का फिगर कैसे है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप फिक्स एसेट का डिटेल देखो। तो हम लोग जो अभी लोन मांग रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने उसे बनाया है, हम लोग अभी जो लोन मांग रहे हैं वो लोन मांग रहे हैं 11 लाख रुपए, ठीक है। और हम लोग एसेट खुद का कितना लगा रहे हैं, खुद का एसेट जो लग रहा है हमारा 20,10,000 रुपया यहाँ, और यहाँ पे भी फिगर देखो कि 15 लाख में कुछ पैसा हम लोग खुद का ही लगा रहे हैं। तो हम लोग अपना खुद का फंड काफ़ी लगा रहे हैं। आप हैं ऑन एसेट वैल्यू पे अगर देखूँ तो मैं अगर आपको कैलकुलेट करके निकालूँ कि कितना हम लोग खुद का फिगर निकाल रहे हैं, तो दिस माइनस ऑफ 11 लाख, सॉरी, यानी 24,65,574 ये हम लोग एसेट में खुद का लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था कि आप 25% लगाएंगे, तो उससे हम लोग वे बियॉन्ड है। ओके, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, अच्छा, ये हम लोगों को इंपॉर्टेंट चेकिंग करना ही पड़ता है, बिकॉज नहीं तो बड़े लोन में ये प्रॉब्लम करता है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफ़िल करना ही पड़ता है, ठीक है। तो पेपर उसी हिसाब से बनाएंगे हम लोग कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ओनर्स कंट्रीब्यूशन का ये फुलफ़िल हो जाए। अगर ओनर्स ज़्यादा लगा रहे हैं, 25% से ज़्यादा लगा रहे हैं, देन इट्स ए वेलकम मूव फ्रॉम द बोरोअर। बट अगर नहीं हो रहा होता है तो हमें पेपर को थोड़ा सा उस हिसाब से बनाना होता है, ठीक है। तो चलो बैक इन में टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में आता हूँ। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में फिक्स एसेट टू बी परचेज आ गया, एग्जिस्टिंग एसेट मेरे पास इतना है, वर्किंग कैपिटल 5,40,000 कैसे है मैं आपको बताऊंगा ये, और फिर में तो टोटल हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया 41 लाख के फिगर, ठीक है। जिसमें से टर्म लोन हम 11 लाख चाह रहे हैं, 4 लाख का सीसी चाह रहे हैं, और 26 लाख के आसपास का हमारा खुद का फंड लगा हुआ है, ओके। तो ये सोर्स ऑफ द फंड का पार्ट बन गया हमारा, ठीक है। अच्छा, ये अब क्या है, एसेट बाइफरकेशन। ये एज पर द इनकम टैक्स एक्ट हम लोग एसेट बाइफरकेट कर ले रहे हैं। इसमें क्या किए हैं हम लोगों ने, जो एसेट आपका प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में आ रहा है तो उसको प्लांट एंड मशीनरी में डाल दे रहे हैं, जो फर्नीचर एंड फिक्सर की कैटेगरी में आ रहा है एज पर इनकम टैक्स एकदम प्योरली, उसको हम उसी हिसाब से बाइफरकेट कर लें, ताकि 15%, 10%, 5% जिसमें जैसा लगेगा उस हिसाब से उसमें करने में ऐसा नहीं। अच्छा, यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ, जैसे ही मेरे पास ये सीट रेडी हो गया, हम लोग ना 2-3 सीट को साथ में हम लोग रेडी कर पा रहे हैं। अब तो उसमें देखोगे कि सबसे पहले हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग एक एप्लीकेशन ऑफ द फंड, ये जो एसेट का डिटेल हम लोगों के पास तैयार हुआ, उसके बाद हम लोग ना एप्लीकेशन ऑफ द फंड तैयार कर पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे एसेट जो हम लोग, हमारे पास जो पैसा हम लोग 11 लाख रुपया मांग रहे हैं, 11 लाख प्लस अपना पैसा कितना, एप्लीकेशन ऑफ फंड हो रहा है। तो इसमें पूरे जितने भी एसेट हम लोगों को परचेस करने हैं और जो वर्किंग कैपिटल हम लोगों को लगेगा, ये टोटल फिगर है, इंक्लूसिव ऑफ हमारा कंट्रीब्यूशन और बैंक जो हम लोगों को लोन दे रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोगों को एक जगह दिखाना है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो मेरे पास फंड आ रहा है वो फंड हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसको एक जगह हम लोगों को लिखना है। ये इसमें हम लोग बस ये कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये जो हम लोगों ने बनाया था फिक्स एसेट के सीट में, ये बाइफरकेशन जो बनाया था, ये बाइफरकेशन की हेल्प से हम लोगों ने फिक्स एसेट का शीट बना लिया। इस फिक्स एसेट में आपका जो एज पर इनकम टैक्स हम लोगों का एसेट का बाइफरकेशन होता है, उस हिसाब से हम लोग एडिशन, डिप्रिसिएशन और क्लोजिंग जो फिगर है हम लोग हर का अलग अलग कर ले रहे हैं, और उसको फिर बैलेंस शीट के पार्ट में वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो फिर एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं ये मीन्स ऑफ फाइनेंस में सिंपली कुछ नहीं, जो टर्म लोन हम लोग ले रहे हैं, कितना टर्म लोन है हमारा, वर्किंग कैपिटल लोन हमारा कितना है, ठीक है, टोटल लोन हमारे पास ये हो गया, और प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो गया 2650,019। तो यहाँ आप देखोगे सोर्स ऑफ फंड, ठीक है, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे बाइफर अलग करके रखा है। मतलब ये हमारा बैकएंड है, और बैकएंड से जो भी डाटा है हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग पेपर में इसको डाल रहे हैं ताकि वो प्रेजेंटेबल रहे, ठीक है। तो यानी
इस शीट से, फिक्स एसेट बैकएंड वाले शीट से हमारा एक मीन्स ऑफ फाइनेंस वाला सीट हुआ MOF, एक फिक्स एसेट वाला सीट हुआ और एक एप्लीकेशन ऑफ फंड वाला सीट बना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट इसका जो है वो है एनुअल सेल्स, ठीक है। सीट एनुअल सेल्स वाले शीट में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। इसमें अब क्या है, हम लोग क्लाइंट से, हम लोगों ने डिटेल वाले शीट में, डेटा कलेक्टर वाले शीट में रैदर, उसमें हम लोग पूछे थे क्लाइंट से कि हम लोग क्या क्या प्रोडक्शन करेंगे, कितना क्वांटिटी का हम लोग सेल होगा हम लोगों का, ठीक है, डेली बेसिस में। तो उस हिसाब से हम लोगों ने ये एस्टिमेट बताया उसने कि जैसे रसगुल्ला है वो 50 किलो पर डे का सेल होगा, पनीर होगा 80 किलो का सेल होगा, दही होगा, तो उसका यूनिट प्राइस हो गया हमारा, और यहाँ पर यूनिट प्राइस हो गया, और ये हमारा क्वांटिटी पर ईयर होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो सेल फिगर है वो हम लोगों का यहाँ पे आ गया। वैसे ये 30% कैपेसिटी में है, बट ऑल टुगेदर हमारा जो टोटल सेल्स होगा, सेल्स फिगर हम लोग यहाँ से इस कारण से निकाल लिए। तो हमारा जो PL का पार्ट हो गया, सेल्स का पार्ट, ये हमारा यहाँ से डिराइव हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि जब से सबसे पहले जो क्लाइंट ने जो फिगर बोला, उस फिगर से एस्टिमेटेड एक फिगर आ जाता है। टोटल सेल्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे 100% कैपेसिटी में, तो ये 6 करोड़ के आसपास का आ जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि स्टार्टिंग में तो इतना सेल होगा नहीं, धीरे धीरे सेल्स बढ़ता है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में 30% कैपेसिटी में काम करके बोला कि ये सिंस स्टार्टिंग है तो बिज़नेस धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ये 30% कैपेसिटी में काम कर रहा है। अच्छा, उसी हिसाब से फिर हम लोगों का जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है, वो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन किया। तो ये प्रोडक्शन करने के लिए हमें मिल्क कितना लगेगा, मलाई कितना लगेगा, सुअर कितना लगेगा, कोल कितना लगेगा, जो भी इनका रॉ मटेरियल है उसका क्वांटिटी पर ईयर और रेट यहाँ पे लिख के हम लोग जो आपका रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पर ईयर का है एट द 30% कैपेसिटी हम लोग वो निकाल लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, हम लोग क्लाइंट से और पूछे थे कि सपोज़ कीजिए आप एक माल बेचते हैं तो आपका ऑलमोस्ट GP कितना है, यानी 100 रुपये का माल अगर आप बेचेंगे तो आपको उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो उसने बताया ऑलमोस्ट 10% के आसपास का सपोज़ करो GP है। तो हम लोग ये चीज़ हमारा जब ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन निकालने जाएंगे, जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने जाएंगे हम लोग, तो हम लोगों को ये जो रेशियो होगा वो काम आएगा, ठीक है। तो क्लाइंट से हम लोगों ने इसलिए इसके बारे में भी पूछ लिया कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ठीक है। अच्छा, सिंस ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमारा लेबर लगेगा, सुपरवाइज़र, हेड कुक हो गया, लेबर हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन हो गया, ठीक है। तो ये भी वैसे तो ये फिक्स्ड, इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल पार्ट अलग अलग हम लोग करना चाहिए था, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग अभी इसको ऑल टुगेदर वेरिएबल मान के इसको 30% कैपेसिटी में लेके आ गए हैं। और इस हिसाब से जो फिगर आ रहा है 30% कैपेसिटी में 378,000 का फिगर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जो रसगुल्ला है, पेड़ा है, दही है, ये सब तो पैकेजिंग होगा, पैकेजिंग होके फिर जाएगा। तो 50 किलो रसगुल्ला को पैक करने के लिए हमारा अलग अलग क्वांटिटी का डब्बा है और नंबर ऑफ पैकेट जो यूज़ हो रहा है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखोगे कि वेट निकालोगे कि कितना किलो हुआ, तो ये देखोगे ये 50 किलो ही निकलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से पर डे का मेरा पैकेजिंग का क्या खर्चा आ रहा है हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव करके रखा हुआ है, ओके, ठीक है। तो उसका कॉस्टिंग क्या हो गया और कॉस्ट पर डे क्या हो गया, ये कॉस्ट पर पैकेज हो गया, कॉस्ट पर डे हो गया और एनुअल कॉस्ट, और उसके बाद अगेन 30% कैपेसिटी। तो इस हिसाब से हम लोग जो PL का कुछ पार्ट है उसको हम लोगों ने यहाँ पे डील कर लिया, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब हम लोग ये पर यूनिट कॉस्ट हम लोग निकाल लिए, पर यूनिट कॉस्ट के थ्रू हम लोगों ने पूरा सेल्स का फिगर आ गया, हमारा परचेज़ का फिगर आ गया। अब हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में जाते हैं जो बैकएंड में है और उसके PL पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे सेल्स का फिगर हम लोग ले लिए हैं, थोड़ा सा चेंज हुआ फिगर है, बट फिगर उसी तरफ से आता है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ चेंज किया है वैसे। अच्छा, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेम फिगर है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग आपका ये 2 ईयर तो आपका इस समय बिजनेस यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा, ठीक है, ओके। तो ये 2 ईयर तो पुराने ईयर है उस समय, ठीक है। अच्छा, और उस हिसाब से फिर परचेज़ का फिगर आ गया हमारा, और बाद बाकी ये जो पार्ट है हमारा जो GP है, GP हम लोग निकाल लिए GP रेशियो से, और रिमेनिंग फिगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, और उसके बाद फिर वो ओपनिंग स्टॉक भी देता चला गया वहाँ से, ठीक है। अब जो हमारा
जनरल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है, हम लोग उसको नोट डाउन करते चले जा रहे हैं यहाँ पे सारा का सारा, ठीक है। इसमें जब हम पीएल बना रहे हैं तो आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे इंटरेस्ट का है पार्ट है, जो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन होगा वो हम लोगों का कहाँ से डिराइव होगा, वो हमारा डिराइव हो जाएगा ये ईएमआई शीट से। आप देखोगे ये 56, ये इंटरेस्ट का पार्ट देखो, ये 56, ठीक है, 56,000, दूसरे साल 66,000, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो दूसरे साल 66,000, उसके बाद फिर 56,627 का फिगर, ठीक है, ये अभी ईएमआई में आप देखो, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जितना भी इंटरेस्ट का फिगर है यहाँ पे आ गया, टर्म लोन वाले बैंक इंटरेस्ट के पार्ट में यहाँ पे आ गया, और हमारा जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है हम लोग वो भी आपका इसी सीट से ड्राइव कर सकते हैं। ये देखो, ये आपका 7/25 का, सॉरी ये आपका सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर में 10/19 का, उसके बाद 8/77 का, ठीक है। तो थोड़ा सा फिगर में ऑल्टर है, ठीक है, शायद पुट करने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, फिगर वैसे हिसाब से आएगा। क्लोजिंग वन फर्स्ट ईयर में जो ये फिगर आना चाहिए था वो होना चाहिए था, थोड़ा सा हल्का सा फिगर में प्रॉब्लम आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप उसको मैनेज कर लोगे। तो हमारा इस हिसाब से आप देखोगे कि टर्म लोन का क्लोजिंग फिगर, इंटरेस्ट फिगर, सेल्स का फिगर, परचेज़ का फिगर, जीपी का फिगर, ये सब हमारे पास आ गया। और ये सारी चीज़ें जो है हम लोग एस्टिमेटेड बेसिस में एज़ पर बिजनेस टू बिजनेस नेचर वो हम लोग सारे एक्सपेंडिचर को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जो फिगर होगा, आप फिगर ऐसे फिगर दोगे जो फिगर जस्टिफाई हो। अभी सपोज करो कि आप ब्रिक्स के बिज़नेस में हो, आप मैन्युफैक्चरिंग को ब्रिक्स है, भट्टा है आपका, ठीक है, तो आपका जो एक्सपेंडिचर का जो होगा आप उसी के हिसाब से उसमें दिख रहा होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपका कोल का एक्सपेंडिचर आता है, उसमें आपका लेबर एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो लेबर एक्सपेंडिचर वहाँ पे होगा वो लार्ज नंबर ऑफ में होगा, क्योंकि उसका एक मेजर पार्ट आपका लेबर एक्सपेंडिचर में ही जाता है। बट जब पेड़ा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं होती। तो जो आप फिगर डाल रहे हो, एक्सपेंडिचर का फिगर या कोई भी फिगर डाल रहे हो, तो वो फिगर जस्टिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिज़नेस टू बिज़नेस आप जस्टिफाई कर पाओ उस फिगर को, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी फिगर आप डाल दे रहे हैं और उससे फिर आगे जाके जब प्रोजेक्ट बैंक में जाता है, पुट होता है, तो वो फिगर जस्टिफिकेशन मांगते हैं, ये फिगर में आप क्यों इतना बैलेंस दे रहे हैं, या क्यों इतना कम बैलेंस दे रहे हैं, या क्यों इतना ज़्यादा बैलेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सोचते हुए बिज़नेस टू बिज़नेस आप इसको जस्टिफिकेशन करते हुए चले जाओगे। अच्छा, सिंस हमारे पास एसेट आ गया था तो एसेट के हिसाब से फिर हमारा डिप्रिसिएशन आ गया, डिप्रिसिएशन जैसे ही डाल दें तो हमारा ये आपका नेट प्रॉफिट डिराइव हो गया। नेट प्रॉफिट भी इस हिसाब से रखोगे कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम लोग आईटीआर लगा रहे हैं, तो आईटीआर सोचते हुए नेट प्रॉफिट हम लोग डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, टर्म लोन का फिगर तो हम लोग वो ईएमआई शीट से ले ही लिए हैं। उसके बाद ये सीसी लोन का फिगर है, क्योंकि ये सीसी लोन के लिए भी सॉर्ट कर रहा था बोरोवर, उसके लिए भी उन्होंने बोला था, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर फिगर, डेटर फिगर, ये सारे फिगर जो भी हैं बिज़नेस टू बिज़नेस नेचर डिपेंड जैसे होता है हम लोग उसको लेते चले जाएंगे। एक बिज़नेस में सपोज़ करो कि आपका मिठाई का दुकान है तो इतना क्रेडिटर ठीक है, क्योंकि बहुत जगह शादियों में भी सप्लाई उप्लाई होती है तो क्रेडिटर वहाँ पे हो सकता है। बट यहीं अगर सपोज़ करो अगेन अगर हम ब्रिक्स के बिज़नेस की बात करें तो इसमें डेटर बहुत ज़्यादा होता है उस केसेस में, तो आपको डेटर का वैल्यू ज़्यादा रखना होता होगा। तो आप जो बिज़नेस के लिए आप बना रहे हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके हिसाब से आप काम करोगे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पर ना कुछ डाटा है। ये डाटा हम लोगों ने क्यों दिया है? ये डाटा ना हम लोगों ने एक तो इन लैक्स कन्वर्ट यहीं पे कर लिया है हर डाटा को। दूसरा हमारा क्या होता है कि जब हम पीएल और बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो हम लोग बहुत बार रो इंसर्ट करते हैं या रो डिलीट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट अगर इन सब सीट को बीएस सीट को, ओएस सीट को, पीएफआर सीट को अगर कनेक्ट करते हैं तो दिक्कत क्या होगा कि कोई भी रो अगर को इंसर्ट किए या डिलीट किए तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ उतार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके कारण रेशियोज गलत होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि सीट चेंज हो जा रहा है। बट हम लोग यहाँ पे से अगर सारा डाटा को लिंक करते हैं, एक पूरा यहाँ पे पूरा एक बैलेंस शीट पीएल इस टाइप से बना के, ठीक है, जो डाटा हमारी ज़रूरत की है, और यहाँ से फिर डाटा को हम लोग इस सीट से लिंक करते हैं, तो वो क्या होता है कि यहाँ से इस जगह से आपके जो पीएल के सेल्स है उसको लिंक करना आसान होता है, क्योंकि एक ही सीट में है तो इसको लिंकेज करना आसान होता है। सीट अलग अलग है नहीं,
अदर इनकम, जितने भी चीज़ें आप देखो अदर इनकम, तो यहाँ पे हम लिंक बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। और इससे तो ये सारे अलग अलग सीट, ये पोर्शन से आपका अलग अलग सीट लिंक है ही हमारा, ठीक है। तो इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हम लोग क्या किए हुए हैं इस कारण से, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा हम लोगों को लगेगा, जैसे सेल्स, अदर इनकम, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, अदर एक्सपेंसेस, जीपी, एनपी, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, डिप्रिसिएशन, ऑल एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो भी फिगर हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे रीड्राफ्ट करके रखा हुआ है ताकि यहाँ से हम लोग लिंक कर सकें। ओके, इसी तरह सेम हम लोगों ने क्या किया है कि बैलेंस शीट के आइटम्स को के लिए भी कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो सपोज करो कि कोई आइटम हम लोग अगर लिंकेज टूटा हुआ होगा तो इसको खाली चेक करेंगे। यहाँ पे सारे जो लिंक्स है वो चेक कर लेना कि सही सही है कि नहीं, तो यहाँ से सारा काम हमारा फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ को हम लोगों ने यहीं पे बना लिया है और उसको फिर पीएफआर शीट में आपका सेंड किया हुआ है डाटा को, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि ये जो इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं हमारे, इसमें हर रेशियोज़ है एक्सेप्ट ब्रेक इवन पॉइंट वाले शीट और डीएससीआर वाले, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं हम लोगों ने यहीं पे इसको डील आउट करने की कोशिश की है, और एक्सेप्ट ये दोनों शीट, बिकॉज इन दोनों का फॉर्मूलाज थोड़ा बड़ा होता है तो इनके लिए अलग से डील करना ज़रूरी था हमारे लिए, ठीक है। और उसको प्रेजेंट भी करना होता है, उसको उसके कैलकुलेशन को दिखाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली। अच्छा, ये टोटल टर्म लोन रिपेमेंट, तो ये टोटल टर्म लोन रिपेमेंट हम लोग यहाँ से कैसे एक और जगह कैसे देख सकते हैं, तो टोटल टर्म लोन रिपेमेंट हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखो ये प्रिंसिपल रिपेमेंट हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये प्रिंसिपल रिपेमेंट हुआ है। तो यही फिगर हम लोग आपका दिस ईयर में जब का है, दिस ईयर का ऑल टुगेदर सब डिटेल है उस ईयर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उनको लगता है यहाँ पे थोड़ा सा शायद मिस्टेक होगा, तो बट आप यहाँ पे ईयर टू ईयर स्पेसिफिक डाल दोगे, ठीक है। दिस ईयर का लोन रिपेमेंट हो रहा है उस हिसाब से, तो प्रिंसिपल रिपेमेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे हो अगेन, और आप यहाँ पे उस फिगर को डालते चले जाओगे। अच्छा, यहाँ से फिर हम लोग आते हैं अलग अलग सीट पे आप एक्सप्लेन करते हुए। सबसे पहले हम लोग आते हैं आपका, ये 3 सीट तो हम लोगों ने निकाल लिया, AOF, FA और MOF, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अच्छा हम लोगों ने एक चीज़ आप लोगों को बोला था यहाँ पर कि ये वर्किंग कैपिटल कैसे है वो हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो ये देखो वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल में क्या है कि जितनी वर्किंग कैपिटल हम लोगों को रॉ मटेरियल की ज़रूरत है ऑन डे टू डे बेसिस, ठीक है, वो सारे एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। और साइकिल हम लोगों ने एज्यूम किया है कि 5 डे वर्किंग साइकिल है हमारा, ठीक है। तो 5 डे वर्किंग साइकिल पे हम लोग जितना कॉस्टिंग हमारा प्रोडक्ट का लग रहा है इनटू आपका 5 डे वर्किंग साइकिल और इनटू अमाउंट कर दे रहे हैं, तो ये हमारा टोटल आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल गया। तो 5,40,000 का हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और हम लोन लेना चाहते हैं 4 लाख रुपया का लोन लेना चाहते हैं। तो मिनिमम वर्किंग कैपिटल, मिनिमम जो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आपका 5,33 का ये फिगर हो गया। तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो मिनिमम होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 1,33,000 रुपये का। तो मिनिमम जो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द वर्किंग कैपिटल प्रोस्पेक्टिव वो 5,33 का होना ही चाहिए और 1,33,000 रुपया हमारा उसमें फ़ंड होना चाहिए अगर 4 लाख का हम लोग लोन लेना चाहते हैं। तो हम लोग फॉर द राउंडिंग पर्पस 5 लाख का फिगर पकड़े हैं और उसी हिसाब से हम लोग आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाले हैं, ठीक है। तो यानी ये जो सेगमेंट हम लोगों ने छोड़ा था, इस सेगमेंट को हम लोगों ने यहाँ पे डील कर लिया, ओके। अच्छा, अब क्या है कि ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे देखोगे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ पे उसी से लिंक किया हुआ है। अगर आप इसका लिंकेज चेक करोगे, हम लोग अभी जस्ट मैंने फार्मूला डाला है कंट्रोल और बड़ी ब्रैकेट वाला फार्मूला, स्टार्टिंग फार्मूला, तो उसे मैंने लिंकेज चेक किया है, तो यहाँ पे मुझे फिगर मिला। तो इस हिसाब से ये सारा फिगर हम लोगों ने बैलेंस जो ऑपरेटिंग स्टेट यानी जो पीएल का पार्ट होता है हम लोगों ने यहाँ पे ड्राफ्ट किया है। अच्छा, ये जो एक्सपेंसेस हैं, अकाउंटिंग फ़ीस, ऑडिट फीस, सैलरी, इन सबों को भी हम लोग वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके फिर उससे के डाटा को इसको पीएल से डायरेक्ट कनेक्ट किया है। अगर आप इसको चेक करोगे तो देखो पीएल से डायरेक्ट कनेक्ट करके इसको डिवाइडेड बाय 100 किया है। ये नीचे से कनेक्ट नहीं है क्योंकि इसको दोबारा ड्राफ्ट करना बहुत ज़्यादा हो जाता, तो यहाँ पे जो चेंज हुआ इसको बार बार चेंज करके हम लोग लिखते हैं। तो इसको बार बार हमेशा इस पार्ट को हम लोग को फॉर्मूला सेट करना पड़ता है सिर्फ इसी पार्ट के लिए, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ गया, उसके बाद हमारा डिप्रिसिएशन आ गया, टर्म लोन का इंटरेस्ट आ गया, और लास्ट में हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये फिगर आप जो बैलेंस शीट बैक एंड वाला है उससे मिला लोगे पीएल के पार्ट से कि सेम है कि नहीं। उसी हिसाब से अगर हम लोग बैलेंस शीट का बात करें तो सारे के सारे हिट्स दिए पड़े हुए हैं, ये फिगर्स उसी के साथ मैच करवाना है, हमें लिंक करना है तरीके से। अगर एक बार में लिंक हो गया, देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, यानी कहीं ना कहीं बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा है। तो मैं देखूँ अगर बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, अच्छा ओके, ये कहीं पे कुछ डाटा मिस हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो सकता है। तो इस हिसाब से ये पता चला है कि यहाँ पे बैलेंस शीट में दिक्कत है। तो आप जब इसे बनाओगे तो उस हिसाब से देख के बनाना कि यहाँ बैलेंस शीट मैचिंग हो जाए। ओके, अच्छा ये कैश फ्लो है, कैश फ्लो का डाटा है, तो कैश फ्लो आप ये मिला लो कि फॉर्मूला सारे सही है कि नहीं, और ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा बैलेंस शीट से मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये देखो ये यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। 250 स्टार्टिंग 99 और एंडिंग 258, एंडिंग आपका 258, ठीक है, ये मैच कर रहा है। ओके, उसके बाद आपका DSCR वाला, DSCR में आप हम लोग जो है फर्स्ट ईयर जिस ईयर लोन नहीं है तो वहाँ पे हम लोग DSCR जो है उसको हाथ से बैठा के जीरो कर दिए। जिस साल से DSCR स्टार्ट हो रहा है, इस साल से लोन रिपेमेंट स्टार्ट हो रहा है, उस साल से फिर हम लोग फार्मूला यहाँ पे डाले पड़े हुए हैं। तो जिस साल ये दोनों साल आपका DSCR नहीं है तो यहाँ पे हम लोग नॉट एप्लीकेबल इसलिए लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है, सही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों साल DSCR एप्लीकेबल ही नहीं है। और इसी हिसाब से आपका एवरेज में भी लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग DSCR निकाल रहे हैं, आप फार्मूला चेक कर लो, और एवरेज DSCR भी निकाल रहे हैं, उसका भी फार्मूला एक बार चेक कर लोगे। एवरेज DSCR का भी हो गया हमारा, और मिनिमम DSCR में हम लोग फार्मूला लगा लेंगे। DSCR क्या है? टोटल अवेलेबल फंड डिवाइडेड बाय टोटल रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। टोटल रीपेमेंट ऑब्लिगेशन मतलब टोटल EMI पेड, ठीक है, तो वो होता है DSCR। ओके, अच्छा ये ब्रेक इवन पॉइंट का शीट है जिसमें हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, तो ये पूरा का पूरा डिटेल है ब्रेक इवन पॉइंट का। तो ये आप चेक कर लोगे, एक एक लिंक, थोड़ा सा लिंक चेक कर लोगे कि सही से लिंकेज लगा हुआ है कि नहीं, और ये जो फिगर है वो फिगर विद इन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास है कि नहीं, ठीक है। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है हमारे पास, इसका मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल प्रोजेक्ट है, ठीक है। हमारा ब्रेक इवन से ऊपर हमारा सेल्स हो रहा है और हम लोग प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद ये चार्ट है, चार्ट छोड़ दो। अगर और कोई सीट अगर बाकी रह गया, अच्छा ये सीट है जिसमें बिज़नेस का नाम, जनरल डिटेल जो भी होता है वो लिखे हैं, ईमेल आईडी, कितना लोन लेना है, क्या फिक्स्ड कैपिटल है, कितना सारा डिटेल है वो लिखे हैं। उसके फिर जो प्रमोटर है उसके बारे में लिखा गया है। यहाँ पे लिंक लगा हुआ है तो लिंक रिमूव कर दो, हाइपर लिंक, ठीक है। और तो इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। और ये एक PFR एक इम्पॉर्टेंट शीट है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनका जो भी आपका इम्पॉर्टेंट रेशियोज जो हम लोगों ने आपका बैलेंस शीट बैकेंड वाला था वहाँ पे लिया था, तो उससे हम लोग डायरेक्ट आपका लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे अगर चेक करोगे, लिंक चेकिंग वाला फार्मूला मैंने डाला तो ये देखो कि डायरेक्ट यहाँ पे आ जा रहा है। तो लिंक चेकिंग हमेशा कर लिया करोगे कि लिंक सही है कि नहीं, ठीक है। तो PFR आ गया, सब चीज़ आ गया, तो यहाँ तक तो आपको उसी सीट से ले लेंगे, बट DSCR और BEP जो है, ठीक है, वो आपको DSCR सीट और BEP सीट से लेना होगा, ठीक है। उसी हिसाब से फिर एवरेज DSCR और करंट रेशियो हमारा एवरेज में हम लोग लेके दिखा दे रहे हैं बैंकों की, हमारा ऑल टुगेदर एवरेज में हमारा फिगर ये रहेगा। तो आई थिंक हम लोगों ने ऑल टुगेदर सारे सीट्स को डिस्कस कर लिया। WC बता दिया आपको प्रोजेक्ट कॉस्टिंग वाले सीट, सारे सीट ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, ठीक है। एक ये सीट है जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारा जो है वो यहाँ वाला फिगर होगा, ठीक है। तो कोई नहीं, उसको मैं कभी और एक्सप्लेन कर दूँगा। बैलेंस शीट, कैश फ्लो, EMI, DSCR, BEP सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस हिसाब से आपको ये पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होगा। ये कवर पेज में देख लेना, सारा चीज़ें सही नहीं, प्रिंटेबल फॉर्मेट है कि नहीं, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई सही है कि नहीं, कैश क्रेडिट अमाउंट, टर्म लोन अमाउंट, नाम, बिजनेस प्रोप्राइटर नेम, पैन नंबर, सारी चीज़ें सही लिखी हुई हैं कि नहीं, और कवर पेज के साथ इसको प्रिंट करके क्लाइंट को दे देना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।